बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम स्थिर विद्युतिकी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारी एक और नई रोमांचकारी क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले? पिछली क्लास में हम ये देख रहे थे कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की अगर आवेशित वस्तुएं होती है तो उन आवेशित वस्तुओं के कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने पीछे की क्लासेस में जाना था। हमारे पास कुछ और भी आवेशित वस्तुएं होती है जिनके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। तो आज हमने इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ा है? विद्युत आवेश पढ़ा था, कूलम का नियम पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स भी आज की क्लास में शुरू करने की कोशिश करेंगे। विद्युत फ्लक्स से जुड़ा होता है गाउस का नियम जो इस चैप्टर को खत्म करेगा। साथ ही साथ बेटा हम आने वाले समय में बातें करेंगे स्थितिज ऊर्जा पर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव, फिर समविभव पृष्ठ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव भी देखेंगे हम। क्लियर है? चलिए बेटा, तो हम क्लास को और धीमे धीमे आगे बढ़ाते हैं और हम आज पढ़ेंगे विभिन्न आवेश वितरण हम पढ़ने वाले हैं। विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ के कारण देख चुके हैं, कुछ के कारण देखेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण देखेंगे हम, साथ ही साथ हम विद्युत बल रेखाएं देखेंगे। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ना, ये भी एक रोमांचकारी नई बात होती है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये भी हम जानेंगे और साथ ही साथ हम विद्युत फ्लक्स पे भी चर्चा करना चाहेंगे। चलो भाई, तो क्लास आगे बढ़ाते। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा छोटे में 2 मिनट में मैं सेट कर देता हूं। हमने जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी जो हमारे लिए जरूरी भी है, क्या कि अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, तो इसके कारण अगर हमें r दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ये विद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा, इस तरफ देखेंगे तो भी पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश से कहीं पर भी देखो विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की तरफ ही होता है। और E का मान कितना होगा? KQ अगर इसका आवेश है तो KQ अपॉन में R² होगा। तो KQ अपॉन में R² हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम अच्छा इसका ग्राफ भी बना लिए थे हमने। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ देखो यार, इसका ग्राफ ना मैं तुम्हें और बढ़िया तरीके से बना के बताता हूँ। E और R के मध्य ग्राफ बनाना है हमें। तो अगर हम यहां पर देखें बेटा, ये प्लस आवेश है, तो इस तरफ में किसी भी बिंदु पर बात करूं मैं, इस तरफ किसी भी बिंदु पर मैं बात करूं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी? सर विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव में है, तो यहां पर ये ग्राफ पॉजिटिव में ऐसा हमने बनाया था। एक्चुअल में ये ग्राफ दोनों तरफ बन सकता है। अगर यहाँ पे प्लस आवेश रखा हुआ है तो इस तरफ भी बन सकता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? सर विद्युत क्षेत्र की दिशा नेगेटिव में है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये बता, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है तो ये 0 पर रखा हुआ है, तो ये दिशा पॉजिटिव होगी, ये वाली दिशा नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव में विद्युत क्षेत्र है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये विद्युत क्षेत्र का ग्राफ नेगेटिव में बनेगा। क्लियर है छोटी सी बात? चलिए सर, ये तो अब हमें चमक गया था। इसके अलावा हमने और क्या देख लिया था? हमने देखा था एक अनंत छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अनंत छड़ के कारण ये भी रिवाइज करेंगे, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए थे आपको, लेकिन हमारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगर मैं r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, E बराबर हो जाएगा 2k लैम्डा बटे में r। क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बटे में r। अब 2k लैम्डा बटे में r जो होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा 2k लैम्डा बटे r का ग्राफ बनेगा। ये भी इसी प्रकार का कुछ बनेगा सर। यह E और R एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती है, वैसे E और R एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती है, इनवर्स है। इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा E और R के मध्य। इस तरफ विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, तो ये नेगेटिव में। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये वाला ग्राफ नेगेटिव में क्यों बना रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस आवेश से देखूं तो ये वाली दूरियां पॉजिटिव है, तो यहाँ पर R पॉजिटिव है लेकिन विद्युत क्षेत्र भी पॉजिटिव दिशा में, तो ग्राफ यहाँ पर बना चूना 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 चूना, है ना। चूना लग गया कहीं से हमें, आज हमें किसी ने चूना लगा दिया। देखो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यह एक पॉजिटिव आवेश था, तो यार इस तरफ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये दूरी भी नेगेटिव में देखूंगा मैं और विद्युत क्षेत्र भी नेगेटिव दिशा में, इसलिए आर भी नेगेटिव है, ई भी नेगेटिव है। ग्राफ इधर की तरफ बना। एग्जैक्टली वैसी कहानी यहां पर भी।
अच्छा सर ये तो एग्जैक्ट सेम ग्राफ है क्या? नहीं नहीं, एग्जैक्ट सेम ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आर स्क्वायर है और एक आर है, तो ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। बाकी अभी तो हम एक जैसे ही बनाएंगे, उसमें अगर एक साथ एक के ऊपर एक बनाएंगे तब अंतर पता चलेगा। ये अभी हम विभव पढ़ लेंगे तो उसमें ये करने वाले हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमने क्या देखा था? वलय के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था सर। तो अगर एक पॉजिटिव आवेशित वलय है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये वलय है तो वलय पे अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र अगर किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, ये होगा क्या, कितना होगा सर? के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ जो है बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कैसा कुछ बनेगा? देखो, केंद्र पे तो विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए, केंद्र पे विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। हमने आपको बताया भी था कल कि x की वैल्यू 0 रखने पे E का मान 0 आना चाहिए। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र पहले तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अधिकतम मान आएगा और फिर घटेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, पहले बढ़ेगा 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 और उसके बाद में घटेगा। अच्छा, नेगेटिव में क्यों बना रहे? कहानी वही है क्या कि सर अगर आप इस तरफ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र नेगेटिव की तरफ होगा और इस तरफ विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव में होगा। तो यहां पर ये पहले बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा और उसके बाद में घटेगा। ये वाली जो वैल्यू होती है बेटा, जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम है, देखो ध्यान से, दूर जा रहे थे तो विद्युत क्षेत्र क्या था सर? विद्युत क्षेत्र दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये आर थोड़ा सा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वह बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो अधिकतम मान कितने पर आता है? तो कैपिटल आर बटा रूट 2 पर आता है। ये कैपिटल आर बटा रूट 2 नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा। ये बात आपको अगर आधी नींद में भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे रट सकते हो। निकाला कैसे? इसको अवकलित करके शून्य किया है ना, नहीं करने की जरूरत है हमें, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक आवेशित वलय होती है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां पर अधिकतम होता है? तो कहां पर अधिकतम होता है? आर बटा रूट 2 पर अधिकतम मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आर बटा रूट 2, ये माइनस आर बटा रूट 2 होगा। क्लियर है बेटा? आया मजा? चलो बहुत बढ़िया, ये हम कर चुके हैं। अब सर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। हमें अब किस पे बातें करनी है? हमें एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र देखना है। मतलब क्या हो गया कि अगर मान के चलो ये मेरे पास एक आवेशित चादर है, ये क्या मेरे पास एक आवेशित चादर है, तो अगर मेरे पास एक आवेशित चादर है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा सर? इस कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो अगर इसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं तो यहां पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो वो कितना आएगा? अब अगर मान के चलो मैंने बोला कि ये पूरी चादर अनंत चादर है, अनंत चादर को कैसे परिभाषित करोगे कि सर यहां पर अगर किसी भी बिंदु पर हम आवेश देख रहे हैं तो वह इस चादर के बहुत समीप किसी बिंदु पे बात कर रहा हूं ना, देखो ये बहुत पास हूं मैं, इससे बहुत पास किसी बिंदु पर मैंने विद्युत क्षेत्र देखा है। तो बहुत पास अगर मैं विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं तो यह कितना आएगा? ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं? देखो ये पूरी की पूरी, ये पूरी चादर है ना यार, ये समझ रहे हो तुम? ये चादर, चादर मतलब समतल वस्तु है, ये एक शीट है। ये क्या है? शीट है। इसको मैंने आवेशित कर दिया पूरा। तो आवेशित होने के बाद में पहले इस पे आवेश कैसे लिखेंगे सर? अगर ये आवेशित है, कैसी है यह आवेशित है, तो अगर ये आवेशित होगी तो इस पूरे पे मैंने पॉजिटिव आवेश बोल दिया। कैसा आवेश बोला? पॉजिटिव आवेश। ठीक है, धनावेशित बोल दिया। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? पहली बात तो सर इस पे विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, सॉरी बल रेखा भी मैं बताऊंगा इसे, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होगा वह यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा। यहाँ पर भी दूर की कोई भी बिंदु देंगे तो दूर की तरफ होगा, पीछे की तरफ देखेंगे तो यह भी दूर की तरफ होगा ना। इसलिए 3D में मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूं आप लोगों को समझने के लिए कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, और अगर कोई यहाँ पे खड़ा तो इससे भी अबे पूरी पॉजिटिव है, इधर वाली सतह पे भी पॉजिटिव आवेश, इधर वाली सतह पे भी आवेश पॉजिटिव, इसके अंदर अंदर पॉजिटिव आवेश घुसा हुआ है। तो क्या होगा सर? हर एक के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा पॉजिटिव में, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा। तो ये दिशा नेगेटिव दिशा हो गई है और इधर वाली दिशा पॉजिटिव दिशा हो गई है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है किसी भी आर दूरी पर? अच्छा, पहले तो आवेश कैसे देंगे इस पे? अगर मान के चलो मैंने बोला अनंत चादर, देखो यार तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। ओहो हो, फास्ट चुकी।
तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर अनंत होगी, अनंत चादर होगी, तो अनंत चादर होगी तो उसके लिए क्या होगा सर? अब अनंत जैसे रॉड थी तो इसके लिए हम आवेश घनत्व डिफाइन करते हैं, क्योंकि लंबाई अनंत है, आवेश अनंत हो जाएगा। तो कैसे बताओ कितना आवेश है? तो इसके लिए हम क्या परिभाषित करना सीखते? सिग्मा। तो इसका हमने क्या बोला? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो कितना हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व? सर ये हमने बोल दिया सिग्मा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो सर विद्युत क्षेत्र जो है ई का मान होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना होगा? ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहां से आया, कहां को जाएगा, नहीं कहां से आया पता नहीं, कहां को जाएगा। हाँ, ये सवाल, ये फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले पढ़े हमने उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके इंपॉर्टेंट होने के कुछ कारण है। क्या? इसे गौर से देखो, इसे देखो, फिर ये तुम्हें देखेगा और तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे, फिर पता चलेगा कि यहां पर तो सर त्रिज्या तो आई नहीं, दूरी तो आई नहीं, मतलब आर तो आई नहीं, कितनी दूरी पर देख रहे। फॉर्मूले में है सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मजा आ गया सर? ये मजा आ गया कि एक्चुअल में यह इसमें ई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी बात, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसी पर आगे यह संधारित्र बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें बनाएगा ये। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि ई का परिमाण, ई का परिमाण दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया? दूरी पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि अगर हम यहां से आर दूरी पर कहीं पर भी जाए तो विद्युत क्षेत्र एक समान ही होगा। अब ऐसा नहीं कि सर अनंत था तो हम उससे अनंत दूरी पर चले गए तो भी क्या यही होगा? भाई ये तो मूर्खता भरी बात होगी ना। फिर तो मानो कि अनंत चादर है बहुत बड़ी, इस ब्रह्मांड में सूर्य को भी पूरा ढक दे इतनी बड़ी चादर है, तो फिर उसके हिसाब से दूरी भी बहुत ज्यादा चले जाओ तो वही सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी चादर, जैसे मेरे पास इतनी बड़ी चादर है, तो इससे कितनी दूरी पर रहेंगे? सर यहां तक चले जाओ, यहां तक चले जाओ, ये सब अनंत वाले बिंदु हो गए, इसके सापेक्ष अनंत हो गया है ना। अनंत पे हमने बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर है? चल, तो अब हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई क्या? बिल्कुल सर, वैल्यू आ चुकी है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां पर? ये आ गई सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमने अगर आर और ई के मध्य ग्राफ बनाया तो आर पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा, तो ये वैल्यू ग्राफ कांस्टेंट होगा। यहां से ये अगर मान के चादर है, समतलीय चादर है, तो इस तरफ पॉजिटिव दिशा में विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर नेगेटिव दिशा में विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से दूर की तरफ ही विद्युत क्षेत्र होता है। और कितना परिमाण है? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेगेटिव चादर होगी तो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिग्मा को याद रखना ना, सिग्मा क्या लिख सकते हैं? आवेश बटे में क्षेत्रफल। क्लियर है मामला? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने समतलीय चादर के कारण देखा। इसी प्रकार से अब हमारे को एक और इंपॉर्टेंट सी बात करनी है। अच्छा, इसमें एक और बात छोटी सी बता देता हूं यार, ये फॉर्मूला कहीं काम आ सकता है आपको कभी। वैसे काम तो आज तक, मतलब ये जेई का फॉर्मूला है, नीट में कभी काम भी नहीं आया है ना। क्या होता है कि अगर मेरे पास एक चकती है, ये क्या? आवेशित चकती, एक समान रूप से आवेशित चकती है। तो अब ये अनंत चकती नहीं है, अनंत नहीं है ना। तो इससे अगर मान के चलो आपने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखने की सोची, हमने बोला कि यार यहां पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, अनंत नहीं है ये, है ना। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र दिया जाएगा बेटा, वह दिया जाएगा, अगर मान के चलो हमने बोला कि यहां पर कोण जो है वह कोण कुछ थीटा बना रही है, कुछ कोण बन रहा होगा इसका ऊपरी सतह से। अब जो कि ये चकती है तो निचले से भी कोण थीटा ही बनेगा, क्योंकि चकती मतलब क्या? गोल होती है यार। तो अगर उसके अक्ष पर कोई भी बिंदु पे तो ऊपर और नीचे कोण समान ही बनता है।
तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बेटा वो हम लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आसान है, एक्चुअल में इसके जैसा ही सूत्र होता है, तो इसलिए मैंने बस बता दिया 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। देखो इसमें इसका लॉजिक भी ऐसा है कि अगर मान के चलो ये मैंने अनंत कर दिया, चक्ति अनंत बन गई, बहुत बड़ी बन गई, तो मेरा ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा? वो अपने आप सर 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे देखो ना यार, यहां पर क्या है, यहां पर अगर ये डिस्क है ना, अब देख अगर ये छोटा हो तो मैं यहां पर हूं, अब ये बहुत बड़ी हो गई, अनंत हो गई, तो अनंत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? अनंत हो गई तो यहां पर फिर से वही वाली बात होगी कि मैं ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा मेरे लिए। तो ऊपर वाला कोण 90 डिग्री हो गया, मतलब कॉस 90 हो गया, कॉस 90 शून्य हो गया सर। तो ये पूरा पद शून्य का, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन बचेगा, वही मेरा आंसर है। अब ऐसे है भैया, चलो ये ऐसे ज्ञान की बात। चल आगे बढ़ते हैं, एक और आखिरी इंपॉर्टेंट सी बात अब हम करेंगे। अब हम बात करेंगे गोले पे, है ना, गोले पे चर्चा करेंगे। गोले पे क्या चर्चा होगी ये देखते हैं, है ना। गोले पे क्या चर्चा होगी? तो गोले पे अगर हमें चर्चा करनी है तो देखो भाई, गोला कैसा होता है? गोला ऐसा होता है कि ये गोला है क्या? नहीं, ये गोला नहीं है। गोला कैसा होता है? गोला गोल होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये गोला है, तो ये गोला 2 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 प्रकार के गोले हो सकते हैं। कैसा? एक खोखला होगा, एक ठोस होगा। ठीक है, तो हम दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी सिखाया था ना, दो प्रकार के गोले मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, तो अगर मेरे पास पहले लिख देते हम खोखला गोला, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला। चलो भाई फटाफट तेजी में लिख लो। एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला। ठीक है, तो अब या देख, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला, या मैं से लिख सकता हूं ये हो जाए चालक। तो चालक अगर खोखला हो या ठोस हो, उसके अंदर आवेश कभी नहीं जाएगा, वह उसमें आवेश सदैव सतह पर ही मंडराता रहेगा या सतह पर ही रहेगा, एक समान रूप से आवेशित है। क्यों इसके अंदर, चालक के अंदर आवेश नहीं जाता? उसका कारण अभी हम आने वाले समय में जानेंगे। मान के चलो हमने बोला कि इस पर आवेश कैपिटल क्यों है, और त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। तो अब इसमें हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। ठीक है, जैसे देखो यार, इसका एग्जांपल हम ऐसा समझ सकते हैं ना। अब ये हमें हाथ में जो मिला उसे समझा देंगे आपको। देखो ये क्या हेलमेट है? हाँ मुझे पता है ये हेलमेट है, लेकिन ये गोल है, ये ऐसा मानो गोल है, गोला। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हेलमेट पूरा गोल नहीं है, नीचे से इसमें इंसान का सर भी जाएगा। लेकिन अभी हमें केवल ऐसे सतह के ऊपर खेलना चाहे तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें आवेश केवल सतह पर है, सतह पर ही आवेश है। इसके अंदर से खोखला है, ये खोखला है। या अगर चालक होगा और अंदर से ठोस भी होगा, भरा भी होगा, तो भी इसके अंदर आवेश रहने वाला नहीं है। आवेश कहां रहेगा? केवल सतह पर, यहां चिपका रहेगा, आवेश सतह पर चिपका रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आवेश केवल सतह पर चिपका हुआ है तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र कैसे देख सकते हैं? देखो, तो इसमें हमें अलग अलग कंडीशन बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम अगर अंदर किसी बिंदु पर देख रहे हैं, मान के चलो मैंने बोला बिंदु बी पी जो यहां से स्मॉल आर दूरी पर है, एक और बिंदु पी या क्यू बोल दे हम, जो यहां से स्मॉल आर दूरी पर है, लेकिन इस कंडीशन में स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, बाहर है, और यहां अंदर है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखो यार, जो मैं बातें बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी फिजिक्स में 4 से 5 बार रिपीट होगी, और इससे कम 3 से 4 सवाल पूरे सिलेबस से पूछे ही जाएंगे। ये जो सारे आवेश पे बोल रहा हूं, ऐसे ही कुछ बातें गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए भी होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता के लिए भी होती है, इसी कुछ बातें चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी होती है। तो यहां पर हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं। तो चलो भाई, यहां पर अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने बोला, इधर लिखते हैं बढ़िया तरीके से, स्मॉल आर अगर छोटा हो गया कैपिटल आर से, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इसका कारण अभी मैं आपको जस्ट गाउस का नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।
इसी प्रकार से अगर मान के चलो हम बाहर किसी बिंदु पर चले गए, यहां पर आ गए, यहां पर किसी बिंदु पर है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यहां पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा KQ बटे में स्मॉल r का स्क्वायर। अरे सर काहे फिरकी ले रहे हो, काहे इतना माहौल बनाते हो आप कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, और आंसर तो वही निकल गया। हाँ, आंसर वही निकलेगा। क्या कि अगर आप एक ठोस गोले खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर खड़े हुए हो तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? KQ अपॉन में r स्क्वायर होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो KQ अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारे पास आंसर आ गया विद्युत क्षेत्र के। तो इसका ग्राफ बना लेते, बिल्कुल ग्राफ बना लेते। सर देखो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहां पर ये E है, ये स्मॉल r है। तो पहले तो क्या होगा? पहले तो जब तक आप कैपिटल R त्रिज्या पर, मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर, देखो मान के जो तुम यहां से चले कोई आपको विद्युत क्षेत्र फील होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर ओह अब मैं आवेशित हूं तो मुझे विद्युत क्षेत्र फील होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सतह के बाहर जाते ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिलने लग जाएगी, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। सतह के अंदर अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जैसे ही आप सतह पर पहुंचेंगे, जैसे ही आप सतह पर पहुंचेंगे तो क्या होगा सर? सतह पर पहुंचते ही विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना आ जाएगा? KQ अपॉन में R का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? KQ अपॉन में R का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सर यहां से यह व्यक्त क्रमानुपाती रूप से, जैसे हमारे पास एक बिंदु वस्तु के लिए या बिंदु आवेश के लिए बदल रहा था वैसे ही बदलेगा और यहां से व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा, व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा। पहले यहाँ पे शून्य होगा, फिर एकदम से बढ़ेगा और फिर उसके अंदर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और अनंत तक कम ही होगा क्योंकि अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि अगर मैं एक बिंदु आवेश के बाहर खड़ा होता या एक गोले के बाहर खड़ा हूं, विद्युत क्षेत्र कितना होगा? KQ अपॉन में R स्क्वायर ही होगा। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमने बोला कि मेरे पास एक समान रूप से आवेशित कुचालक है, कुचालक। तो एक समान रूप से आवेशित कुचालक मतलब अब इसके आयतन के अंदर भी आवेश होगा। कुचालक कैसा होता है भैया? कुचालक के अंदर भी आवेश होता है ना। कुचालक, अच्छा कुचालक क्या होता है? ये तो तुम्हें चमकता है ना, वरना पता चला भैया कुचालक क्या होता है। ऐसी वस्तु जो अपने अंदर से आवेश है, यही वजह है एक्चुअल में। चालक क्या होता है? चालक अपने अंदर से आवेश प्रवाहित होने देती है। तो क्या होता है कि जैसे ही, समझ लो, देखो चालक के अंदर आवेश हमेशा सतह पर क्यों होता है? क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर मान के चलो एक चालक था, तो अगर एक चालक था, अगर एक ठोस चालक है, ठोस चालक है मतलब अंदर से ये पूरा भरा पूरा है। अब अगर एक ठोस चालक है और इसके अंदर तुमने सोचा कि मैं इसे आवेशित कर दूं, और आवेशित करने के बाद में अगर तुमने सोचा कि मैं इसको आवेशित ऐसा कुछ करूं कि इसके अंदर आवेश रख दूं, क्या कर दूं? इसके अंदर आवेश। तो मान के चलो एक आवेश रखा तुमने यहाँ, इसके अंदर एक और आवेश रखा। अभी अगर कुचालक है तो आवेश इसके अंदर बह नहीं सकता। कुचालक कुछ ऐसी स्थिति है कि मान के चलो कि तुम अपने घर में हो और संडे का दिन है, आज तुम्हारे दादा दादी, पापा मम्मी और भैया और दीदी और जितने घर में हिटलर लोग हैं, सब के सब घर में बैठे हुए, चप्पे चप्पे पे आज तुम्हारे नाकाबंदी है। ठीक है, क्या कि तुम्हारे चप्पे चप्पे पे नाकाबंदी तुम्हारे लिए। तुम अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हो कमरे में, किचन में मम्मी खड़ी है, उधर पापा बाहर बैठे हुए, दादा यहाँ बैठे हुए, दादी बाहर खड़ी हुई है, तुम कहीं से बाहर नहीं निकल सकते हो। तुमने सोचा कि मैं एक कॉपी का बहाना लेकर मिलने चले जाऊं। तुमने बोला कि मम्मी कल मैंने कॉपी ली थी तो रेशमा को कॉपी देने जाना है ना, तो मम्मी प्लीज उसे पढ़ना है, मुझे जाना है। तो क्या बोलेंगे? चुपचाप घर में बैठ जा, है ना, आज पढ़ ले, कल दे देना कॉपी जब स्कूल जाएगा। तो वही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी है। कुचालक में जो आवेश है वो वहीं का वहीं रह सकता है, हिल नहीं सकता, क्योंकि कुचालक नाम है ना, मतलब कि उसके अंदर चालन नहीं होना।
लेकिन अगर चालक होगा तो देखो अब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव आवेश तो बहुत सारे पॉजिटिव आवेश अगर तुमने यहाँ पे रख दिए तो ये कुचालक में तो ऐसे के ऐसे अंदर रखे रह जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये चालक होगा तो अगर तुमने सोचा कि अंदर आवेश रख कर आ जाऊं, अंदर आवेश रख कर आ जाऊं, चालक के घर में कोई नहीं है, छुट्टी, अब अकेला चालक है ना, चालक के अंदर तो पूरा चालक है, चालक में अंदर बाहर हो सकता है, घर में दरवाजे बरवाजे कुछ नहीं, घूमो फिरो ऐश करो जिंदगी के, ठीक है। तो क्या होगा, तुम घर के अंदर बैठे, अब तुम आवेश, ठीक है, तुम्हारे पास एक और आवेश का फोन आया, फिर उसने बोला भैया चले मिलने आओ, घूम कर आए, तो तुम बाहर जाने की सोचोगे, कोई रोकने के लिए है ही नहीं, बोले चल भाई, है ना, तुमने सोचा कि तुम्हें फोन आया, हाँ भाई कहाँ खड़ा है, चल भाई मैं आ गया, है ना, और ऐसे बोलते हुए तुम निकल लिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी ना, तुम आराम से घूम फिर सकते हो। तो वैसी कुछ कहानी है कि यहां पर ये जो चालक होगा, तो चालक में एक्चुअल में क्या होगा कि अगर तुमने दो से ज्यादा आवेश अंदर रखने की कोशिश करी तो एक दूसरे प्रतिकर्षित कर जाएंगे। सोचना यार, ये एक आवेश ही एक आवेश, ये एक दूसरे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कुचालक है, हिलने नहीं देगा, वो तो चालक है तो बोला भगो भगो भगो, तो भाग के कहां चले जाएंगे, भाग के कितना दूर जा सकता है यार, कोई भाग के सतह तक जा सकता है, छोड़ के भाग गया, भाग के सतह तक जा सकते हो। तो इसलिए चालक के अंदर भी अगर तुम आवेश रख दोगे तो भाग के सतह पर चले जाएगा, ताकि उनका प्रतिकर्षण जो है वह न्यूनतम आ जाए, दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अच्छा, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो। अब यहां पर हम यही समझने की कोशिश करते हैं, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर, और आवेश कैपिटल क्यू, ठीक है। अब हमने बोला कि यहां से वही वाली कहानी है कि एक बिंदु P है जो इसके अंदर कोई बिंदु है और कोई एक बिंदु बाहर है, ये बिंदु P है स्मॉल r दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, तो एक बार लिखने की कोशिश करते हैं हम। देखो, अगर हमने बोला कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान देख रहे हैं हम, अगर स्मॉल r जो है वह छोटा है कैपिटल R से, है ना, अंदर की तरफ किसी बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह होता है K Q R अपॉन में R क्यूब, है ना, विचित्र सा सूत्र है, K Q R अपॉन में R क्यूब, मतलब ये एक्चुअल में दूरी पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। उसके बाद में अगर तुम बाहर निकल गए तो विद्युत क्षेत्र वही हो जाएगा, क्या, K Q अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर तुम यहां पर सतह पर होंगे तो विद्युत E स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यहां रखो बात बराबर ही है, तो यहां कैपिटल R रखोगे तो एक R से R कट जाएगा, तो कितना बचेगा, E बराबर K Q अपॉन में कैपिटल R हो जाएगा। यहां पर रखोगे तो यहां कैपिटल R का स्क्वायर सीधे हो जाएगा। तो ये हमारे लिए सूत्र होते हैं कि अगर एक हमारे पास आवेशित गोला है तो उसके अंदर, उसके बाहर और उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर ध्यान समझना। अब आएंगे ग्राफ हमारे काम। अगर मैं तुमसे पूछूं तो K एक नियतांक होता है, कैपिटल Q आवेश नियत है, पूरे पे कैपिटल Q है, और कैपिटल R भी त्रिज्या नियत है उस गोले के लिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्मॉल E जो होगा वो स्मॉल r के समानुपाती है, दूरी के समानुपाती है, और बीच में कोई ना कोई नियतांक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हमने स्मॉल यहाँ पे E का मान या स्मॉल r का मान 0 कर दिया तो E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। तो शुरू कहां से करें सर, ग्राफ शुरू से शुरू करेंगे हम, मतलब ग्राफ यहां से शुरू करेंगे। तो ये ग्राफ जो है वो एक समान रूप से बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल ई कैपिटल ई जो है स्मॉल आर के समानुपाती, एक समान रूप से बढ़ता जाएगा, और कहां तक बढ़ेगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक, है ना, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद में ई जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती हो चुका है आर स्क्वायर के, मतलब फिर उसके बाद में फिर से वैसा का वैसा ग्राफ बन जाएगा जैसे हम पहले बना रहे थे। मतलब यहां पर ई जो होगा पहले वो समानुपाती है आर के, और उसके बाद में ई जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। क्लियर है मामला? तो ये बात हमें बहुत ज्यादा जोरों से चमकनी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है।
आगे इस बात समझ में है ना। ये यार ये सब कुछ हमें चमकना चाहिए। तो देखो ग्राफ में अल्टीमेटली बना क्या, ये भी ई जो है वेक्टर का समानुपाती है आर स्क्वायर के। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि एक बार क्लास खत्म होते ही एक टेबल बनाएंगे सभी बच्चे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, बड़ा सा टेबल बनाएंगे कॉपी में। उसमें यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, है ना, या मतलब जैसे हमारे पास आवेशित वस्तु कौन कौन सी है, फिर लिखेंगे उसका विद्युत क्षेत्र, और फिर लिखेंगे उसके ग्राफ बनाएंगे उसके। ठीक है, कहां पर किस स्थिति पर होने पर कैसा ग्राफ बनेगा और क्या विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये पाएंगे हम कि अगर हम एक छोटे से गोले के बाहर है सर, तो एक आवेश के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है k/r²। एक अगर मैं खोखले गोले के बाहर हूं, विद्युत क्षेत्र k/r² होगा। एक मैं ठोस गोले के बाहर हूं तो भी विद्युत क्षेत्र k/r² होगा। हर एक कंडीशन में विद्युत क्षेत्र k/r² ही होएगा। क्लियर है मामला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात है, क्या कि वो जो सूत्र लिखा हुआ है ना, ई बराबर लिखा हुआ है KQ/ में। अच्छा, अगले पन्ने पर लिख देता हूं यार थोड़ा सा मैं। ई जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, यही लिखना पड़ेगा, वहां पे अगले पन्ने पे अगली हेडिंग डाल दी हमने, KQ/r/RQ। देखो क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4πε0 इंटू r³ इंटू q/q इंटू स्मॉल r। क्या करा मैंने, k को 1/4πε0 लिखा है ना। देखो मुझे एक और बात पता है कि सर आवेश घनत्व सिग्मा जो था वो था आवेश बटे में 4/3πr³। क्या ये मेरे को पता है? हाँ सर बिल्कुल 100% पता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो क्या ये 3 पलटी के ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा? तो क्या ये ρ/3 बराबर कैपिटल Q/4πr³ लिखा हुआ है? क्या मैं लिख सकता हूं? क्यों मेरे प्यारे, क्या मैं लिख सकता हूं इसे? बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, ये बहुत जोरदार बात है। ये सिग्मा बटे ρ/3 Q/4πr³ हो चुका है। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा, तो देखो ये रहा Q, ये रहा 4π और ये रहा r³। देखो ध्यान से, अगर मैं इन सबको मिला दूं, सिग्मा को छोड़ दूं और ये r को छोड़ दूं, तो क्या ρ/3 लिखा हुआ है? बिल्कुल सर। तो जो ρ/3 r बटे में ε0, ठीक है ना। यहां पर 4π ये रहा, r³ ये रहा, q ये रहा, तो Q/4πr³ होगा ρ/3। तो ρ/3 इंटू r/ε0, ठीक है, ε0 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में ई का मान जो है अंदर की तरफ वो हम इस सूत्र से भी दे सकते हैं, है ना। ये भी आपको बहुत बार दिखेगा, मिलेगा, ρr/3 ε0। ये भी उसी सूत्र का एक और रूपांतरण है। क्लियर है मामला। चलो भाई आगे बढ़े हम, कहानी सेट है सभी की। चल, तो ये सब कुछ हमने आवेशित वस्तुएं, जितनी आवेशित वस्तुएं संभव थी उन सभी आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र लिख लिया, अंदर बाहर सतह पर, और उसके सबके फॉर्मूले जान। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पे चर्चा करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर हमने ऑलरेडी चर्चा करी हुई है यार, है ना। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास आवेशित कण होता है किसी भी प्रकार के विद्युत क्षेत्र में, तो हमें पता है सर कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, इस दिशा में है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव कण पर बल इस तरफ लगेगा, नेगेटिव कण पर बल विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब इन पे बल कितना लगेगा, बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा सर, बल क्या बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं हम आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। बल क्या बोल सकते हैं, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। या ये हम चाहे तो, अच्छा अब हम क्या निकालना चाह रहे, हम ये निकालना चाह रहे कि अगर ये वस्तु पर या एक कोई भी कण है, इस पे बल लग रहा है, तो यार अगर इसमें बल लग रहा है तो इसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण क्या होता है सर, अरे सर ये तो पता नहीं, 10वीं पास तो है ना, कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है क्या। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये होगा QE। तो यह त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा QE/ में द्रव्यमान। ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमें पता चल गई कि सर यहां पर जो त्वरण होता है वो QE बटे में द्रव्यमान होगा, जो भी कण होगा उसका द्रव्यमान, और QE बटे में m हम लिख सकते हैं। ठीक है, चल
ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। अब ऐसा बोल सकता है कि अगर मैंने इसे छोड़ा तो बताओ टी समय बाद इसका वेग, टी समय बाद कण का वेग, कण का वेग, तो कण का वेग निकालना तो त्वरण क्या है, त्वरण आ गया सर। तो इसके लिए पहला समीकरण यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कण विरामावस्था से छोड़ा गया है, कण विरामावस्था, विरामावस्था से छोड़ा गया है ना। और कोई एक बच्चा कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को तो ये आता ही नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा ना, 2023 तो अब गया, मतलब अब इस साल तो गई नीट के एग्जाम, अब अगले साल अब फिर से समझेंगे हम कि क्या कर सकते हैं हम जिंदगी में। अबे ये कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है, v कोस u प्लस ए टी, यू प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है और a त्वरण होता है इंटू टी। अगर ये भी नहीं आता तो ये तो आता है कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय, ये उसी से मिलकर बनता है, टी को मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, तब त्वरण आ चुका हमारे पास। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य, विरामावस्था से छोड़ा गया मतलब प्रारंभिक वेग हो गया शून्य, तो मैं लिख सकते किसी भी क्षण पर वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग शून्य है, त्वरण कितना है, QE बटे में m इंटू टी, ठीक है, यह वेग का मान आ गया, QE बटे में m इंटू टी, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो Q की जगह E रख लेंगे ना, स्मॉल e। अब किसी भी या t समय बाद दूरी भी लिख सकते हैं हम, t समय बाद दूरी, तो दूरी कितनी तय करेगा t समय बाद, तो t समय बाद दूरी कितनी होगी सर, ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, गति का द्वितीय समीकरण, प्रारंभिक वेग शून्य है बेटे, तो हम लिखेंगे 0 बराबर हाफ इंटू at स्क्वायर, ये हमारे पास s दूरी आ जाएगी। तो कितना आ गया सर, यहां से हम लिख सकते हैं s बराबर हो जाएगा हाफ इंटू QE बटे में m इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास s दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आसान आसान सी बातें, ऐसे छोटे छोटे से सवाल हमें आ सकते। और कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसा हमें बोला कि मान के चलो Q आवेश को, Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में, E विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था, साम्यावस्था में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर साम्यावस्था में रखा जाता है तो क्या कंडीशन होगी, मतलब ये पूछ सकता है कि E का मान क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, पहले समझते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक, ध्यान समझना भी है, मान के चलो हमारे पास कोई भी एक m द्रव्यमान है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लो, ये इसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान और q आवेश है, अगर इसका द्रव्यमान m है तो कोई भी पिंड है, अगर इसका द्रव्यमान m है, अगर मैंने उसे यहां से छोड़ दिया तो क्या होगा, छोड़ दिया तो क्या होगा सर, छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, इस पे नीचे की तरफ mg बल लगेगा, पृथ्वी मां का प्यार, क्या लगेगा, पृथ्वी मां का प्यार, mg बल नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसे हम FEFG भी बोल सकते हैं, गुरुत्वीय बल लगेगा ना, लिख लो भैया है ना, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलो यहां पर अब इसे मुझे विरामावस्था में रखना, देखो मेरे को ऐसा कुछ जादुई चमत्कार करके देखना है कि ये हवा में टिक जाए, ये क्या हो जाए, ये जो आवेश है ये हवा में टिका दूं मैं, ऐसा कैसा हवा में टिका दिया मैंने, तो हवा में कैसे टिका सकते हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हो क्या, हाँ सर हवा में टिका सकते हैं, कैसे, देखो अगर कोई इस पर, अगर इसको मेरे को हवा में टिकाना, विरामावस्था में या साम्यावस्था में रखना है, मतलब नेट बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, साम्यावस्था या आप विरामावस्था भी लिख सकते हो, तो परिमाणी बल क्या हो जाए, इस पे शून्य हो जाए, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यहाँ पर
यहां पर इस पे ऊपर की तरफ एक और बल लग जाए। अब हमारे पास अब क्या पढ़ लिया हमने, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। तो ऊपर की तरफ हमने बोला कि सर मान के चलो इसमें ऊपर की तरफ यहां इस पूरी जगह में ऊपर की तरफ ई विद्युत क्षेत्र है। कितना विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, ई विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है। तो अगर यहां पर इस पे आवेश Q है, ई विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, तो बल कितना लगेगा सर, ये होगा Fe जो कि होगा EQ। क्या होगा EQ। ये क्या है, स्थिर विद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक है, तो अगर यहां पर अब एक स्थिर विद्युतिकी बल लग रहा है तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यह विरामावस्था में है या नहीं है। बिल्कुल सर विरामावस्था में होगा। कब हो सकता है, यदि जो ऊपर लगने वाला बल है मतलब कि Fe जो है वो बराबर हो जाए Fg के। किसके बराबर हो जाए, Fg के। Fe क्या है, Fe जो है सर वो स्थिर विद्युतिकी बल है, Fg क्या है, गुरुत्वीय बल है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो जिंदगी का मजा आ जाए। तो मजा लो भैया जिंदगी का, QE बराबर हो जाए mg के, QE बराबर हो जाए mg के। तो इसे विरामावस्था में रखने के लिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम यहां से निकाल सकते हैं। कितना आएगा सर, ये लिखा जा सकता है mg अपॉन में q, mg अपॉन में q। जैसे क्वेश्चन में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था में रखना है या एक प्रोटॉन को विरामावस्था में रखना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, उनका आवेश पता है। इस सूत्र में उठा के रख लो तो यहां से हमें E का मान निकल जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण पता चल जाएगा। क्लियर है भैया। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे अगर मैंने बात करी प्रोटॉन के लिए क्या होगा सर, तो प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू जी का मान तो होगी 10। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है। कक्षा 9 नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद कर लो अभी के लिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो चुका है सर ये। तो यहाँ पर 1.6 ने 1.6 को मार दिया। देखो मैं कितना चालाक हूं, मैंने इसलिए प्रोटॉन लिया क्योंकि उसका द्रव्यमान और आवेश 1.6 करो ताकि कट जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फंस जाता, तो इसलिए हम फटाफट कर देंगे। देखो तो ये कितना हो गया, ये 10⁻⁻27 हो गया, 10⁻1 है तो ऊपर वाले हो गए 10⁻26। 10⁻26 में ऊपर चले जाएगा ये तो -19 हो जाएगा, मतलब कि +19 हो जाएगा ये। तो 10⁻26 और 19 से मेरे से बचेगी -7 न्यूटन प्रति कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। अगर मान के चलो इतना विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, मान के चलो मैंने ये इतना विद्युत क्षेत्र धरातल से ऊपर की तरफ लगा दिया, तो एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव आवेशित वह नीचे की तरफ जाना चाहेगा mg के कारण, और वह विरामावस्था में आ जाएगा इतने बल के कारण, तो सर इतने विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें मुझे पता होना चाहिए मौजूदार तरीके से। ओके, अब हम कहानी शुरू करते हैं, एक और नई मजेदार सी कहानी। ये हो गया हमारा। अब हमें बातें करनी है विद्युत बल रेखा पर। विद्युत बल रेखा है ना, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा टॉपिक। देखो अब क्या कर रहे थे, इतनी देर से हम समझ रहे थे कि विद्युत क्षेत्र होता कितना है ना, हमने परिमाण जान लिया, दिशा जान ली, लेकिन सर ऐसा फील ऐसा मतलब दिखने लग जाए तो मजा नहीं आ जाए, है ना। जैसा अगर मान के चलो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा होता है ना, इतना परिमाण होता है, ये दिशा होती है, तुम सोच रहे हो अच्छा इतना होगा, ये होएगा, तुम लेकिन दिखने लग जाए तो मजा नहीं आ जाए, है ना। तुम ख्यालों में सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके ये मैं यहाँ घूमूंगा, मैं वहां घूमूंगा, मेरा ये इतना पैसा कमाऊंगा, फ्लैट खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन अगर वास्तविकता में हो जाता मजा आ जाए ना। वही कहानी हम विद्युत बल रेखाओं में पढ़ने वाले। क्या कि सर अगर हमने विद्युत बल रेखाएं क्या है एक्चुअल में, जो विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, वो दिखने लग जाए। अब वास्तविकता में हो या ना हो वो तो समय ही बताएगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, विद्युत बल रेखा क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या है, सबसे पहली बात काल्पनिक ऐसा है नहीं, ऐसा हमने कल्पना करी। जो हम कल्पना कर रहे थे तो वास्तविकता में हमें कल्पना में ही दिखने लग जाए, अरे क्या हो रहा है।
कल्पना में ही दिखने लग जाए। मतलब क्या हो जाए सर कि हम कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और एकदम से हमने आंखें बंद करी, एकदम बिल्कुल सब सामने आ गया ना। जैसे अब टीवी सीरियल चल रहा है, तुम्हारा म्यूजिक चल रहा है, या तुम यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, ये सब क्या काल्पनिक तो है? वास्तविकता में तो शूट कर लिया बहुत पहले कभी, अब तुम देख रहे हो तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे भले लाइव चल रहा हो, लाइव चल रहा है, तुमने तो पहली बार देखा हो, ये तो 10 साल पुराना वीडियो, लेकिन फिर भी तुम अभी देख रहे हो, तो वो क्या काल्पनिक हो गया ना, उस समय के लिए तो काल्पनिक हो गया। तो वैसे कुछ आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअल वास्तविकता में नहीं है ना, वो हमने कल्पना करी कि ऐसा होगा। क्या काल्पनिक रेखाएं होती है जो इस प्रकार खींची जाती है कि किसी बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान हो, अर्थात इसकी स्पर्श रेखा की दिशा ना, अगर सीधी होगी तो उसी की दिशा, या उसकी हम स्पर्श रेखी की दिशा मान लेंगे, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब देखो क्या होगा कि जैसे अगर मान के चलो मेरे को यहां पर, मैंने बोला यार यहां पे विद्युत क्षेत्र है, देखो विद्युत क्षेत्र है, तुम बोला अरे सर कहां है, और ये रहा विद्युत क्षेत्र, अरे सर कहां है, मजे ले रहे हो। और देख ये रहा, अगर मैं ऐसा करता रहूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, देख इस दिशा में ई विद्युत क्षेत्र है, आय हाय सर फिर आ गया, फिर आ गया, हाँ ये रहा विद्युत क्षेत्र दिख रहा अब हमें। तो ये जो है ना, ये बल रेखा है। अरे तुझे आता है ऑलरेडी विद्युत बल रेखा, तुम्हें पता है क्या होती है। ठीक है, बस वो अब मैं नया टॉपिक देकर नया नाम में उससे कुछ और इंपॉर्टेंट जुड़ी बातें बताऊंगा। बाकी तुम्हें पता है, ये तो मैं पीछे अभी बता रहा था ना, ये कि ये पॉजिटिव आवेश दिया, नेगेटिव आवेश दिया, तो ये विद्युत बल रेखाएं ही है एक्चुअल में। क्या है? विद्युत बल रेखा ही मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखा बन गई। तो ये क्या, ये लाइन है, तो ये क्या है, ये लाइन जो है वो इस दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। या जैसे अगर मान के चलो कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये ऐसी होगी विद्युत बल रेखा, हो सकती है किसी भी कारणवश रही हो, हमें नहीं पता ये ऐसी कैसी होगी, लेकिन क्या हो गया सर, अभी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, तो अगर यहाँ पर ये बताती क्या है, ये बताती है कि जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक आवेश रखा, तो ये आवेश पर बल किस दिशा में होगा, इस या बल आवेश को मार दो गोली, अब मैंने तो ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पे क्या होगी, इस पे क्या होगी, तो ये जो विद्युत बल रेखा की दिशा होगी उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि इस बिंदु पर देख लेते, तो अब ये क्या है सर, ये बिंदु जो किसी वक्र का हिस्सा हो गए, तो अगर विद्युत बल रेखा वक्रीय हो जाए, ये कब होता है स्पर्श रेखा वाला केस, जब बल रेखाएं वक्रीय होती है, जब बल रेखाएं वक्रीय हो। सर अजीब बात कर रहे हो आप, रेखा बोल रहे हो और बना रहे हो वक्र। हाँ अब क्या करें, अब नाम है विद्युत बल रेखा है, लेकिन जरूरी नहीं हो रेखा सीधी ही हो, ये भी विद्युत बल रेखा है, ये भी विद्युत बल रेखा है, लो ऐसे गोल गोल घुमा दी, ये भी क्या, ये भी विद्युत बल रेखा है, हो सकती है ना। रेखा मतलब ऐसा नहीं सीधी ही होगी, सरल रेखा नहीं बोल रहे, रेखा मतलब कि यहाँ पर कुछ आरेख बनेंगे। ठीक है, अब अगर मेरे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, स्पर्श रेखा से। इस बिंदु पर बनाना है, स्पर्श रेखा बना दी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बना दी, इस बिंदु पर देखनी तो इधर स्पर्श रेखा बना ली। तो स्पर्श रेखा से हमें क्या पता चल रहा है, स्पर्श रेखा से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर पा रहे हैं। क्या ज्ञात कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम और भी कुछ बातें समझते हैं, जैसे हम अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाकर देखते हैं। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, तो अगर एक पॉजिटिव आवेश है तो देखो ये मेरे पास अगर एक पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश है तो अगर ऐसा समझो यार, मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास क्या है, गेंद है, गोल गोल गेंद है मेरे पास। अब इस गेंद से विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, सर विद्युत क्षेत्र इधर भी निकलेगा, 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 इधर। मतलब क्या होगा कि इस गोल एक गेंद अगर बिंदु आवेश है तो उसे हर दिशा में 3 डायमेंशनली विद्युत क्षेत्र बाहर आ रहा है। हर
दिशा में विद्युत क्षेत्र बाहर आ रहा है। तो अगर हर दिशा में विद्युत क्षेत्र बाहर आ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यह बोल सकता हूं कि यह बल रेखा है किसी में, जिस दिशा में विद्युत, जैसा विद्युत क्षेत्र होगा वैसी बल रेखा है। तो बल रेखा, अब यार बोर्ड पे मैं बना रहा हूं बेटे, मेरे बेटे, तो बोर्ड पे मैं सीधी सीधी बना सकता हूं। बोर्ड पे मैं ऐसी लाइन तो ना बनी है, देखिए लाइन बनी, ये देख ये रही, ये देख नीचे जा रही, ये देख उधर आ रही है, अभी ऐसे बनेगी नहीं ना, बोर्ड तो 2 डायमेंशन होता है। आई बात समझो। तो यहां पर देखिए 3 डायमेंशनली बल रेखा बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये क्या त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है एक धनावेश के लिए, क्या है, धनावेश। धनावेश के लिए त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ होती है। इसी प्रकार से अगर हमने बात करी ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश में हमें पता है सर कि अगर, अच्छा ये पता कैसे कर रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता करती है, एक धनावेश, एक इकाई आवेश, एकांक आवेश रखकर। +1 कूलम रखेंगे तो उस पर बल इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र भी इस तरफ होगा और बल रेखाएं इस तरफ जाएंगी। इसी प्रकार से यहां पर अगर मेरे को पता है कि सर नेगेटिव आवेश होता है, तो उस कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ होता है। तो ये त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हर जगह से आ रहा है। आगे इतनी सी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो यह त्रिज्यीय अंदर की, त्रिज्यीय मतलब की क्या है, अच्छा त्रिज्यीय को अगर अंग्रेजी में देखो तो रेडियली लिखा हुआ रहता है, रेडियली इनवर्ट्स, और इसे हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक रेडियली इनवर्ट्स हो गया, एक रेडियली आउटवर्ड्स हो गया। अच्छा, ये कैसा आवेश है, ऋणावेश है, ऋणावेश है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक धनावेश एक ऋणावेश हो चुका है। अब इसमें हम इसी प्रकार से यह देख सकते हैं कि अगर हमारे पास है ना, हमारे पास ऐसा कुछ हो जाए कि है ना, इसको मैं अगले पेज पर फिर से बना देता हूं, अगले पेज में मैं फिर से बना देता हूं। चल देखो, तो अच्छा अगले पेज पर, या हम यहीं पर ही लिख देते एक बार, इसके आगे गुणधर्म डिस्कस करेंगे हम फिर। तो इसको अगर हम यहां पर देखें तो देखो ये क्या है, ये अगर हम ये रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड बनाया हमने। अब लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश आ गया साथ में, या एक पॉजिटिव आवेश और एक और पॉजिटिव आवेश आ गया, तो वहां पर हम विद्युत बल रेखाएं कैसे बनाएंगे। तो देखो वहां पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम अगर एक साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें पता है पॉजिटिव से बल रेखाएं जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। अच्छा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव से बल रेखा, अगर केवल एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, केवल एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो केवल एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो इसके कारण जो बल रेखाएं होंगी वो निकलकर कहां तक जा रही है, ये पॉजिटिव से बल रेखा निकलकर कहां तक जा रही है। तो याद रखेंगे हम, ये आवेश से अनंत तक है, क्या ये आवेश से अनंत तक है, और ये क्या है नेगेटिव में, यह अनंत से आवेश तक है। ठीक है, भावनाएं समझ पा रहे हो, ये क्या है, यह आवेश से अनंत तक जाएंगी और यह अनंत से आएंगी आवेश तक आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यह हमारे लिए ये रेडियली इनवर्ट रेडियली आउटवर्ट हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये देखो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश अगर साथ में पास चिपका कर रख दिए जाए, तो क्या होता है, यहां से पॉजिटिव से बल रेखा निकलेंगी, इन्हें जाना था अनंत की ओर, इन्हें आना है अनंत से, लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब जो कि वहां पर उसे दिख गया कि देख ऐसा है कि ये इसका जन्म हुआ अनंत तक जाने के लिए, क्यों अनंत पे समाप्त कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगी, तो अनंत पे जाकर खत्म हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि ओ हो मैं अनंत तक जाऊंगी और ये नेगेटिव वाला अनंत से मंगाएगा, तो एक काम करो, इसी के पास सीधे चले जाओ, क्या करो, इसके पास सीधे चले जाओ। तो बस वही हुआ, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे, यहां से निकलेगी, ये अनंत से घूम कर भी पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। और अच्छा सर, अगर ये वाली बल रेखा होगी तो ये यहां से अनंत तक जाएगी और ये इस पे एक अनंत से वापस आ जाएगी इधर से।
ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए या दोनों ही नेगेटिव आवेश हो गए तो क्या होगा? दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा कि सर यह पॉजिटिव से निकलेंगी और अब इसकी तरफ यहां पर बल रेखा जो है वो निकलकर इधर जाना चाह रही थी, लेकिन इसकी भी आना चाह रही थी। ओ भैया मामला गड़बड़, ट्रैफिक पुलिस है ना, घूम जाओ, ये भी उसके जैसा ही निकला। तो क्या हुआ, इसने बोला कि चलो तुरंत घूम जाते हैं, तो ये बल रेखा इधर की तरफ घूम गई, ये बल रेखा इधर घूम गई, ये बल रेखा इधर घूम गई, ये बल रेखा इधर घूम गई। ठीक है, तो ये सारी बल रेखा घूम घूम कर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे कुछ दिखाई देंगे, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव में, दोनों नेगेटिव हुए तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, लेकिन इसकी तरफ आ जाएंगी बल रेखाएं। और भी कुछ बातें करते हैं बल रेखाओं को लेकर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट से गुण धर्म पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला गुण धर्म, यह काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। हमें पता है सर कि इनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमने बस ऐसे ही बनाई है ताकि हमें दिशा पता चल जाए कि अगर हम वहां पे एक पॉजिटिव आवेश छोड़ रहे तो वह एक तरफ भागा, मतलब क्या हो गया कि वो किस दिशा में भागेगा? वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागेगा। तो यह काल्पनिक होती है, केवल दिशा पता करने के लिए बनाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यह आपस में कभी नहीं काटती एक दूसरे को। सर क्यों नहीं काटती? क्योंकि देखो क्या होगा, यहां पर अगर मान के चलो कोई विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दे, जैसे यहां पर मैंने एक पॉजिटिव आवेश रखा था, एक नेगेटिव आवेश रखा है, मैंने बोला यहां से एक बल रेखा निकली, यहां तक गई, एक बल रेखा निकली, यहां तक गई, दूसरी बोला नहीं मैं यहां से जाऊंगी, है ना, उसने बोला नहीं मैं से जाऊंगी। तो क्या होगा, अगर मान के चलो ऐसा हो गया, अच्छा ये वाला जो मैं कारण बता रहा हूं तुम्हें, ये कक्षा 10वीं में भी पढ़ते हो तुम, कक्षा 12वीं में 2 बार पढ़ोगे। जैसे चुंबकीय, कक्षा 10वीं में क्या कब पढ़ता, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मैंने इस बिंदु पर देखा तो यार इस बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो इस बिंदु पर ये इधर भी एक दिशा आ गई और इस आवेश के कारण भी दिशा आ गई। तो अब अगर मान के चलो यहाँ पे सर ये एक विद्युत बल रेखा कारण इधर दिशा आ गई, एक विद्युत बल रेखा कारण इस तरफ दिशा आ गई। अब एक आवेश रख दिया तुमने, है ना, एक आवेश मान के चलो, आवेश यहाँ से शुरू हुआ, चलो अरे मैं तो घूमने चला, विद्युत बल रेखा के साथ चल रहा था वहां पे पहुंचा, बोला इधर जाऊं, इधर जाऊं, ऐसा। अब ऐसा थोड़ी ना कि इंसान है जो सोच लेगा अच्छा इधर नहीं जाना है, गंदा रास्ता है, वो आवेश है भैया, उसके पास दिमाग थोड़ी ना, वो खुद ही आवेश है, उसके पास कहां से दिमाग आएगा ना। तो वो नहीं सोच पा, उसको बस ये पता कि विद्युत क्षेत्र जाओ तो भागना है मेरे को। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, दो दिशाएं संभव नहीं है। तो अगर एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि सर यह आपस में कभी नहीं काट सकती, कि दो दिशाएं संभव नहीं है, कि आवेश दो जगह नहीं जा सकता, टूट थोड़ी ना जाएगा बीच में। चलो इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3, यह कभी बंद पाश नहीं बनाती। बंद पाश नहीं बनाती इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश था, ये नेगेटिव आवेश था, ये विद्युत बल रेखा पॉजिटिव से नेगेटिव में घुसी और ये नेगेटिव से घुसकर पॉजिटिव में आ गई, ऐसा संभव नहीं है ना। या कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सर यहां पर बंद पाश नहीं बनाएगी, मतलब ये हमारे पास एक पॉजिटिव छोड़ दी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ था, इस तरफ था, इस तरफ था, दूर दूर की तरफ हो गया ना। ये कभी घूम कर वापस इसी पर नहीं आएगा। बंद पाश मतलब क्या होता है, बंद लूप मतलब ऐसा कि गोल घूम गई, ये बंद पाश हो गया, ये क्या हो गया, बंद पाश हो गया। तो ये ऐसा कभी भी नहीं बनाएंगी, ये कभी भी नहीं बनाएंगी, ऐसा कभी नहीं बनाएंगी। ये आई बात समझ में? तो ऐसा संभव नहीं है, ये हमेशा एक से शुरू होंगी और कहीं खत्म होंगी, या तो किसी आवेश पे खत्म, नेगेटिव आवेश पे खत्म हो जाएंगी, या अनंत पर जाकर खत्म हो जाएगी, कभी भी बंद पाश नहीं बनाएंगी। हमेशा यह एक खुला सिरा होगा और एक दोनों इसके जो अंत सिरे होंगे, एक स्टार्टिंग का एक एंडिंग का, कभी भी घूमकर उसी बिंदु पर वापस आने वाली नहीं है। एक्चुअल में क्यों नहीं आती, क्योंकि जो क्या होता है कि जो बल रेखाएं बंद पाश बनाती है वह असंरक्षी होती है ना। ये कैसी होती है, यह संरक्षी होती है। जैसे मैं आपको एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं, ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, यह संरक्षी होती है, संरक्षी क्षेत्र होता है। संरक्षी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी क्षेत्र होता है, या विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो संरक्षी होती है। क्यों संरक्षी क्षेत्र मतलब क्या होता है,
मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मान के चलो आपने यहां पर एक आवेश को लिया है ना, आपने सोचा कि अब विद्युत क्षेत्र था तो मैं इस आवेश को उठाकर वहां ले जाऊं, फिर आपने सोचा कि इस आवेश को उठाकर मैं यहां ले आऊं, फिर आपने सोचा कि इस आवेश को उठाकर वहां पर ले जा रहा था मैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर ले जाऊं मैं। ठीक है, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कैसे भी आवेश को ले जाओ, आपने जो कार्य किया वह पथ पर निर्भर नहीं करता है ना, पथ पर निर्भर नहीं करता, वो कैसे होती है, संरक्षी होती है। क्लास 11th में अभी हम कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, उसमें और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बाकी संरक्षी और असंरक्षी में अभी आप बस इतना समझ सकते हैं कि संरक्षी में जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है, और असंरक्षी, लिख लो कॉपी में, लिख लो, कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता नहीं करता, नहीं करता। मतलब कि अगर आप ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हो, आपके पास ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, बी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, अभी कार्य और लिखना सीखेंगे हम, ऊर्जा और लिखना सीखेंगे। आप किसी भी पथ से जाओ है ना, आपका जो कार्य होगा वह समान ही आएगा। इसका एग्जाम्पल, हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र भी संरक्षी होता है। तो एक गेंद को हम यहां उठाए तो हम यहां से उठाकर इधर ले जाए, वही होगा। कैसे होगा वो भी मैं समझा देता हूं। अगर एक गेंद को घुमाओ, यहां रख दिया, फिर मैं एक गेंद को मैं घुमा कर उसके बगल में ले जाकर रख दिया, एक गेंद को सीधे ले जाकर वहां पर उसके साइड में रख दिया। अब तीनों गेंदों को मैं जब छोड़ूंगा तो जब धरती पे टकराएंगी तो एक साथ टकराएंगी, अलग अलग टकराएंगी, समान वेग से टकराएगी या अलग अलग वेग से टकराएगी। अगर सर तीनों एक ही गेंद एक ही ऊंचाई से आप छोड़ोगे तो जब टकराएंगी तो उनका वेग समान होगा, समान समय पर भी टकराएगी, है ना। क्यों? क्योंकि सर हमें इतना पता होता है कि एच ऊंचाई से गेंद को छोड़ रहे तो उसका वेग कितना हो जाएगा। अगर यहां से गेंद को छोड़ा, बार बार अलग अलग पथ से रहे, मैं यहां से गेंद को पकड़ी फिर इधर ले जाएगा, ऐसे छोड़ा, फिर हाथ पर करे उतनी ही चाल से टकराना चाहिए, फिर मैं इधर से गेंद को ले गया, फिर छोड़ा, फिर हाथ में टकराई, उतनी ही चाल से उतने ही समय में गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ले कैसे जा रहा हूं उस पर निर्भर नहीं कर रहा, वो आ कैसे रही है, सीधे आ रही, हाँ सर, तो वही कार्य होगा, या वही हम क्या निकाल सकते हैं, वही उसका वेग भी निकलेगा वैसे। तो मतलब ये हम जब इसे ऊपर ले जा रहे तो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, तो कैसा हो गया, संरक्षी बल हो गया। गुरुत्वीय बल कैसा हो गया, संरक्षी बल हो गया। वैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है वो भी संरक्षी होता है, या विद्युत क्षेत्र में जो स्थिर विद्युत की बल होता है वो भी संरक्षी होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी, 4 नंबर हो चुके, 5 नंबर प्रॉपर्टी में मैंने आपको यह दिखाई ही दिया था क्या, कि धनावेश के लिए यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, और ऋणावेश के लिए यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत से आवेश की ओर आती है, या अनंत से आवेश तक आती है, आवेश तक आती है। ठीक है, अच्छा, इसे हम पॉइंट नंबर 6 नहीं बोल रहे ना, वरना ऐसा तो हम 50 पॉइंट बना देंगे। ये इसी का एक और सब पॉइंट मान लो आप बस, है ना, ये एक ही बात है। चल आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, आवेश पर उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, क्या कि अगर हमारे पास जितना आवेश होगा, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव आवेश है, यह 5 कूलम आवेश है, तो 5 कूलम आवेश है, तो यहां से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, कुछ बल रेखाएं निकल रही होंगी। अच्छा,
अब अगर मेरे पास यहाँ पर 1 कूलम आवेश है, तो 1 कूलम आवेश से कुछ कम बल रेखाएं निकलेंगे ना। जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा बल रेखा उससे निकलेंगी, इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर 7, बल रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत रूप से प्रारंभ और समाप्त होती है ना। ये क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी बल रेखा है बेटा, तो अगर कोई भी चालक होता है मेरे पास, कोई भी आवेश होता है, किसी भी प्रकार से, जैसे अभी हमने आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी थी, विद्युत क्षेत्र वगैरह देखा था, तो उसमें भी क्या होता है बेटा, यह हमेशा सतह के लंबवत प्रारंभ होती है। हमेशा इसका गुणधर्म है ना, कि यह हमेशा सतह के लंबवत ही प्रारंभ होगी और सतह के लंबवत ही रहेंगी, है ना। देख, एक बार निकल गई, निकलने के बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो सतह पर जाएंगी या आएंगी तो हमेशा लंबवत होंगी। जैसे देखो, यहां पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इससे पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो इस सतह के लंबवत जा रही है हमेशा, ठीक है। यहां पर अब देखो क्या है, यहां से बल रेखाएं निकल तो रही है, लेकिन जब भी निकल रही है तो यहां से सतह के लंबवत ही निकल रही है, सतह के लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, ये लंबवत, निकल हमेशा सतह के लंबवत ही रही है। भले ही आगे जाकर ये एक नेगेटिव प्लेट लगा दी तो उसके कारण घूम कर उस पर जा रही है। अब घूम कर जब नेगेटिव प्लेट पे पहुंची तो ये नेगेटिव प्लेट पे जब टकराएंगी तो भी वह सतह के लंबवत ही टकराने वाली है। कैसी टकराएंगी? सतह के लंबवत ही टकराएंगे, चाहे जो हो जाए। क्लियर है कहानी? तो यहां पर बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत ही, चालक की सतह के हमेशा लंबवत ही प्रारंभ होती है और समाप्त भी होती है। चलिए पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो वहां कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी। कॉमन सेंस की बात है, अगर वहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं है तो बल रेखाएं नहीं होने वाली है ना। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में, हाँ पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा हमारा, किसी क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पारित होने वाली बल रेखाएं उस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक सरफेस है ना, कोई भी एक सरफेस है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक सरफेस है, तो अगर ये सतह है तो इस सतह से अगर मान के नीचे से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, नीचे से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो जितनी ज्यादा बल रेखाएं इस सतह को काट कर जाएंगी, जितनी ज्यादा बल रेखाएं इस सतह को काट कर जाएंगी, तो क्या बताएंगी कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, जितनी ज्यादा बल रेखाएं काट कर जाएंगी मतलब उतना ज्यादा आवेश होगा इसके नीचे, और जितना ज्यादा आवेश होगा मतलब उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा वो। मतलब कुल मिलाकर ऐसा बोल सकते हो कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। थियोरेटिकल पॉइंट्स। अच्छा, अगर मान के चलो हमें ऐसा बोला है कि कहीं पर सघन रेखाएं प्रबल क्षेत्र को बताती है, प्रदर्शित करती है, और विरल रेखाएं दुर्बल क्षेत्र को दर्शाती है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, मान के चलो यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश तो यहां पे बल रेखा ऐसी कुछ है ना, ठीक है, ऐसे कुछ बल रेखाएं होंगी। तो देखो यार क्या हो रहा है, जब मैं आवेश के पास हूं तो बल रेखाएं सघन है। मतलब अगर मैं ये बिंदु लूं, है ना, मैंने लिया ये बिंदु ए, ये मैंने लिया बिंदु बी, तो ये बताओ ए बिंदु पर क्या हो रहा है? ए बिंदु और सौर चिपकी हुई है, सब एक दूसरे से चिपकी हुई है, बहुत बहुत पास है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है k/r² होता है, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है? दुर्बल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर अधिक होगी बी से, ऐसा हम कह सकते हैं। या अगर ऐसा भी कुछ एग्जांपल आया, देखो जैसे कि मान के चलो ये बोला ऐसी कुछ रेखाएं बनी हुई है, इतना ही बनाया, ये बिंदु बोल दिया P, ये बिंदु बोल दिया Q, तो P और Q पर कहां पर बल रेखा अधिक प्रबल हो गया? विद्युत क्षेत्र कहां पर प्रबल होगा? सर विद्युत क्षेत्र P पर दुर्बल है और Q पर प्रबल है, क्योंकि Q पर बल रेखा एक दूसरे के पास चिपक रही है। आगे छोटी सी बात समझ में? चल आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताता हूं। 10 है ना, 10 नंबर, अच्छा 10 पॉइंट कर देते टोटल। एक और इंपॉर्टेंट सी बात
कि एक समान बल रेखाएं कब बोलती है? एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं समान दिशा में होती है और इनके मध्य दूरी भी नियत होती है। हमको ऐसा बोलेगा कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है या एक समान बल रेखा है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होना चाहिए? इनमें दिशा नियत होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। और इनके मध्य दूरियां भी बराबर होनी चाहिए। देख, दूरी कम ज्यादा हुई मतलब हमें पता है कि सर अगर दूरियां बढ़ गई तो दुर्बल हो गया, दूरियां कम हो गई मतलब प्रबल नाभिकीय क्षेत्र हो गया। एक समान मतलब दिशा भी नियत और परिमाण भी नियत है ना। एक समान मतलब क्या होता है? दिशा भी नियत, परिमाण भी नियत। जैसे यहां पर देखो, यहां पर सबके बीच में दूरियां भी बराबर है और दिशा भी नियत है। ऐसा कौन कर सकता है? अनंत समतलीय चादर, अनंत चादर एक समान विद्युत क्षेत्र बनाती है। और उसकी बल रेखाएं ऐसी कुछ होती है। ये किसके कारण है? एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण बल रेखाएं है। यह बल रेखाएं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में केवल एकलौता वही है जिसके कारण बल रेखाएं सीधी निकलती है और समान दूरी पे निकलती है। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण दूरी पे निर्भर नहीं करता। सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब वो नियत होगा और दूरियां सबके मध्य हमेशा बराबर ही होंगी। मेरे प्यारे, आगे बात समझ में? तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक समान ऐसी होंगी। ऐसा क्वेश्चन में आता है कि यार ये बताओ, ये वाली बल रेखाएं एक समान है या नहीं है? ना, इनके बीच में अगर ध्यान से देखो तो दूरियां बढ़ती जा रही है। यहां पे पहले दूरियां कम थी, फिर ये दूरियां और बढ़ी, फिर ये दूरियां और बढ़ी, फिर दूरियां बढ़ती जा रही है। तो ये एक समान या असमान? ये असमान होंगी, है ना। या ऐसा बना देंगे, दूरियां बराबर है लेकिन दिशा बदल रही है, गोल घूम रही है, तो ये भी क्या होगी? असमान हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ बना देंगे तो ये तो 100% असमान ही है। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट सी बात है जो ध्यान रखना होगी कि असमान क्या होता है और एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा, ये तो हमने पता कर ही लिया था कि आवेश के समानुपाती क्यू का परिमाण जो होता है बल रेखाओं के समानुपाती होता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती आवेश होता है। आवेश जितना होता है उतनी ज्यादा बल रेखाएं होती है। और हम यहां पर पॉइंट नंबर 11 बना देते इसे, बल रेखा, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। बल रेखाओं की संख्या एक कूलम आवेश प्लस एक कूलम आवेश से 1/ε होती है। मतलब अगर हमारे पास एक कूलम आवेश है तो एक कूलम आवेश से 1/ε बल रेखाएं निकल रही है। तो अगर मैंने बोला क्यू आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, क्यू आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं की संख्या, तो क्यू आवेश से निकलने वाली बल रेखा की संख्या
Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होती है। आई बात समझ में? एक कूलम से 1 बटा एप्सिलॉन नॉट है तो Q अवश्य Q बटा एप्सिलॉन नॉट होंगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बहुत जोरदार सी जबरदस्त सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। एक सवाल कर लेते, इस पे बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब। हाँ भैया बताएंगे इसका जवाब। सवाल पढ़ो, जवाब बताने की पूरी कोशिश करो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है 2 आवेश A और B है मेरे पास। मेरे पास क्या है? 2 आवेश A और B है ना। फिर हमें बोला है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है, A आवेश है यहां पर और ये B आवेश है। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या पता करना है? हमें यहां पर पता करना है सर कि A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। देखो, तो एक बात तो पक्का है कि A पॉजिटिव आवेश है क्योंकि इससे बल रेखाएं निकल रही है, B नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर जा रही है। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बल रेखाएं निकल रही है। अरे सर क्या बच्चों जैसा कर रहे हो, गिन रहे हो? हाँ भाई, तो गिनना ही तो है। वही तो मैंने बोला कि बल रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है आवेश के। जितनी ज्यादा बल रेखा उतना ज्यादा प्रबल आवेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10 ही है यहाँ पे। तो क्या हो गया? A का परिमाण B के परिमाण से ज्यादा है। खत्म कहानी। A का परिमाण B के परिमाण से ज्यादा है। A धनावेश है और B ऋणावेश है। तो ऐसे सवाल हमसे बनने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं एक छोटे से आखिरी टॉपिक पे जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, है ना। और एक्चुअल में फ्लक्स भी आपको समझ में आ चुका है। मैंने जो बताया उससे फ्लक्स भी समझ में आ चुका है ना। देखो, अब पहली बात तो सर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? हमारे पास क्षेत्रफल, देखो अभी हमें आगे चलकर क्या पढ़ना है ना, हमें आगे चलकर मैं एक बार झलक दिखला देता हूं तुम्हें, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें आगे चल के पढ़ना विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर ये आज बड़ा काम आ रहा है ना, हम जुगाड़ कर लेके आए तुम लोगों के लिए, ये अब हमारे पास ही रहेगा है ना आने वाले थोड़े समय तक। देखो, तो अगर हमारे पास यहां पर एक ये समतल है, तो इस समतल से अगर नीचे कोई आवेश रखा हुआ है तो इससे कुछ बल रेखा इसे काट कर निकलेंगी, है ना। कुछ बल रेखा इसे काट कर निकलेंगी। अब हो सकता है पूरा डब्बा उब्बा बना ले हम, है ना। तो यहां पर इसे काटते हुए कोई बल रेखाएं निकलेंगी। तो जो बल रेखाएं इसे काट कर निकलेंगी, जो संख्या होगी बल रेखाओं की जो इसे काट कर निकलेगी, उसे हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। आई बात समझ में? विद्युत फ्लक्स क्या है कि कितनी बल रेखाएं किसी भी क्षेत्रफल को काटकर जाती है। तो किसी भी क्षेत्रफल को कितनी बल रेखाएं काटकर जा रही है उसे विद्युत फ्लक्स बोला। तो सर ये जो क्षेत्रफल हमने देखा इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी है हमें, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है एक्चुअल में? किसी भी सतह के लिए क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं सर? क्षेत्रफल होता है A × B। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल सदिश राशि होता है। अरे सर पैरों तले जमीन खिसका दी आपने। तो क्षेत्रफल कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल सदिश राशि होता है। सर कैसे, क्यों? हाँ, क्योंकि क्या होता है बेटा, अब हमें क्या ये बल रेखाओं की दिशा देखनी है, तो उसके लिए ये भी पता होना कि क्षेत्रफल देख, अगर मान के चल, ये कॉमन सेंस की बात है क्या, कि अगर मान के चलो यार ये यहां से बल रेखा है, जमीन में से बहुत सारा विद्युत क्षेत्र बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर ये इसको ऐसा रखा तो बहुत सारी बल रेखा से काट कर जाएंगे। मैंने सर टेढ़ा रख दिया तो उतनी ही बल रेखाएं काट रही है या कम काट रही है? मैंने इसको सर सीधा खड़ा कर दिया तो उतनी ही बल रेखा काट रही है या नहीं काट? अरे सर अब तो कोई नहीं काटेगा इसे, है ना। कोई भी बल रेखा से काट कर जाने वाली नहीं है। तो यहां पर क्या पता चला कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो बल रेखा जितनी काट रही थी उससे कम ज्यादा हो सकती है। मतलब कि यह कैसा है, किस दिशा में है, उस पर भी बात निर्भर करती है। इसलिए हम इसको क्षेत्रफल को सदिश मानते हैं। और क्षेत्रफल का सदिश क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल का सदिश इसमें 2 चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा। परिमाण कैसे निकालेंगे इसका? परिमाण तो सर हमें पता है A × B कर देंगे, लेंथ × ब्रेथ L², है ना। जैसे भी अगर जो भी आकृति होगी उसका परिमाण आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर वृत्त होगा सर्कल के लिए सर्कल के लिखेंगे सर हम πr² लिख देंगे हम। अगर स्क्वायर होगा हमारे लिए तो स्क्वायर होगा तो हमारे लिए L² हो जाएगा इसका। रेक्टेंगल होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? रेक्टेंगल के लिए हम लिख देंगे L × B लिख देंगे। ये तो हमें पता है, लेकिन दिशा क्या हो? दिशा हम तल के लंबवत मानते हैं इसमें हमेशा।
दिशा क्या होती है? तल के लंबवत, तल के लंबवत। ठीक है, मतलब कि अगर ये जो तल था तो वो जो तल था उसके लंबवत है ना, जो तल था उसके लंबवत हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ पर यह जो हमारा तल था तो इस तल के लंबवत इसका एरिया सदिश, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया सदिश क्या है, तो ये इसका एरिया इंटू ये तल के लंबवत इसकी दिशा होगी। तो इसकी दिशा क्या होगी? हमेशा तल के लंबवत होगी। अब ये इसके लंबवत ही क्यों है या इसका क्या होगा, क्या जाएगा, उस सब पे अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे ना। तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तल के लंबवत कैसे दिखाते हैं हम, है ना। जैसे अगर मान के चलो इसमें एक एग्जांपल करवा देता हूँ, वरना कुछ एग्जांपल बताओ, मुझको नहीं आना। देखो मान के चलो मेरे पास यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यह जेड अक्ष है। अब मैंने यहां पर एक ये तल लिया, यह एल है, यह भी एल भुजा एक वर्ग है। तो मेरे को बताना है इसका एरिया सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हम कैसे देंगे? एल स्क्वायर से देंगे। ठीक है, अब इसकी दिशा इसके तल के लंबवत, तो तल के लंबवत क्या दिशा आएगी? जेड में। जेड को हम चिन्हित करते के कैप से, इसे हम चिन्हित करते हैं आई कैप से। सदिश पढ़ लेना बेटा, रिवाइज कर लेना। इसे हम करते चिन्हित के कैप से। अगर मान के चलो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ठीक है, हमारे पास यहां पर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, जिसकी ये भुजा एल है, ये वाली भुजा ए है और दूसरी वाली भुजा बी है। तो अब आपको बताना है कि अगर ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, तो यहां पर इसका एरिया सदिश क्या होगा? तो एरिया सदिश इसके लंबवत। देखो यार ये ऐसा रखा हुआ है, एक्चुअली मैं तल के बाहर ऐसा नहीं बता, तो ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा कैसा रखा हुआ है? ऐसा रखा हुआ है, ऐसा। तो ये वाई अक्ष हो गया, यह एक्स अक्ष उस तरफ हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और जेड अक्ष तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो ये ऐसा रखा हुआ है। तो ये इसमें तल के लंबवत अगर मैं देखूंगा, तो किस दिशा में इसका सदिश आ रहा है? सर उस दिशा में आ रहा है। वो कौन सी दिशा है? एक्स दिशा है और ये ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? इसके लिए हम सदिश क्या लिखेंगे? इसके लिए हम सदिश लिखेंगे सर एरिया लिखेंगे हम यहां पर ए बी आई कैप, ए बी आई कैप। क्लियर है मामला? चल, बहुत मजा आ गया सर, बहुत पढ़ लिया आज, खत्म करे क्लास, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा यार थोड़ा सा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं क्विज की तरफ। क्विज के करेंगे हम कुछ सवाल, जोरदार सवाल। तो जल्दी से इन सवालों का जवाब दो, तैयार हो जाइए क्यू फॉर क्विज के लिए, और उसमें होंगे क्यू फॉर क्वेश्चन। तो क्विज का पहला सवाल है, ये सब हम पढ़ेंगे कि विद्युत फ्लक्स वगैरह क्या होता है, उसके सूत्र वगैरह क्या होते हैं। फ्लक्स की मैंने झलक दिखलाजा आपको बता दिया, तो इस पर और चर्चा हम करने वाले हैं। तो क्विज का पहला सवाल, दो सवाल बहुत आसान से, माता जी की कसम किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल, कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है। 30 सेकंड का सवाल है यार, है ना, 30 सेकंड का सवाल, जोरदार सवाल। चल अगला सवाल देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। इनका भौतिकीय अस्तित्व होता है ना, आखिरी पॉइंट जो है, इनका भौतिकीय अस्तित्व होता है।
जवाब जान लेते। पहला सवाल, इनमें से कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है? ये संभव नहीं है क्योंकि बंद पाश बना संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है एक पॉजिटिव आवेश होगा, उससे बल रेखाएं निकल रही है, ये एक पॉजिटिव आवेश होगा, उससे बल रेखाएं निकल रही है, कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अच्छा, कथन सही चुनिए, है ना। तो क्या होगा, ऋणावेश से निकलती है। अरे ना 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 ना, ऋणावेश से नहीं निकलती है, धनावेश से निकलती है। जहां विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है उस पर क्षीण होता है। ना 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 ना, क्षीण नहीं होता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, किसी बिंदु आवेश के लिए यह त्रिज्यीय दिशा में होती है। बिल्कुल सही बात है ना। यह बिंदु आवेश के लिए त्रिज्यीय रूप से बाहर या अंदर आती है, तो तीसरा सही हो गया। भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ये कोई भौतिक अस्तित्व मतलब कोई वास्तविकता में नहीं है, यानी काल्पनिक बल रेखाएं होती है। चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बहुत सारों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और देख ली। इसमें से जो इंपॉर्टेंट था वो एक शीट थी, एक अगर हमारे पास अनंत शीट होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र सर जो होता है वो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन होता है। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास सर एक गोला होता है तो ग्राफ से हम बता देते हैं। अगर एक गोला होता है तो खोखला होगा तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर ई शून्य होगा, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये ई है। बाहर क्या होगा, ई व्यक्त समानुपाती होगा आर स्क्वायर के, या ई की वैल्यू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ठोस गोला होगा तो पहले कुचालक होगा तो पहले विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, फिर व्यक्त समानुपाती रूप से कम होगा। तो ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। ई जो होगा वो समानुपाती होगा आर के, और ई जो होगा वो व्यक्त समानुपाती होगा आर स्क्वायर के। क्लियर? सूत्र हमें पता ही है, क्या होंगे सर, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, रो बटे में 3 आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और बाहर क्या होगा, बाहर तो सर हमें पता है कि बाहर विद्युत क्षेत्र हर एक कंडीशन में ई बटे में के क्यू अपॉन में आर होता ही होता है, आर स्क्वायर होता ही होता है, चाहे जो हो जाए। क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार से ये आवेशित कण के लिए हमने देखा कि क्यू ई बल होता है ना, बटे में एम कर देंगे तो त्वरण आ जाता है। विद्युत बल रेखाओं पे बहुत सारी बातें देखी, ये कभी भी बंद पास नहीं बनाती है, ये काल्पनिक होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पॉजिटिव से निकलकर अनंत पे जाती है, अनंत से शुरू होकर नेगेटिव पे आती है, या ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाएंगी। और उसके अलावा ये क्या बताती है, दिशा बताती है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, और साथ ही साथ यह क्यू जो होता है वो समानुपाती होता है बल रेखाओं की संख्याओं पर। जितनी ज्यादा बल रेखाएं होंगी उतना ज्यादा आवेश, उतना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा बल रेखाएं होंगी। और कितनी संख्या निकाल सकते हो, नंबर निकलेगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट से, है ना, या Q बटा एप्सिलॉन नॉट बल रेखाओं की संख्या होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था, 8.85 न्यूटन की पावर -12 न्यूटन, अच्छा उल्टा था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, क्षेत्रफल सदिश के बारे में जान लिया हमने। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, एरिया इनटू एरिया, और दिशा क्या होगी, परिमाण हो गया, दिशा क्या होगी, तल के लंबवत। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कितनी बल रेखाएं किसी भी क्षेत्रफल को काट के जा रही है, उनकी संख्याओं को हम फ्लक्स बोलते हैं। अब फ्लक्स और गाउस के नियम पे हमें बहुत जोरदार चर्चा करनी है अगली क्लास में। होमवर्क ऐप में मिलेगा, अगली क्लास में फ्लक्स और गाउस का नियम पर बहुत जोरदार चर्चा। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे सभी बच्चे, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बड़ा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा, बाय बाय, सी यू।